तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो आज की क्लास जो है वो केवल सीनियर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और आखिरी समय में जो हमें धक धक हो रही है उसको थामने के लिए। बहुत सी चीज़ें जो हम कंफ्यूज करके भूल जाते हैं अक्सर, कुछ चीज़ें ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीज़ें जो हम अक्सर भूल जाते हैं, उनको मैं लेकर आया हूँ बहुत शॉर्ट में। तो जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, नए लोग हैं जिन्हें अभी बेसिक्स की भी जानकारी नहीं है, तो वो इस वीडियो को ना देखें। आपके लिए फ़ायदेमंद होगी 6, 7, 8 महीने बाद जब आप अच्छे से बेसिक्स की तैयारी कर लेंगे और कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले, अगर आपका एग्ज़ाम एक हफ्ते 8, 10 दिन, 15 दिन बाद है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। जैसे राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल्स या अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 राष्ट्र की कार्यपालिका शक्तियाँ जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, कौन कौन वोट देते हैं। 55 वो कहता है ना चुनाव का तरीका, तो उसमें इधर ध्यान दो, चुनाव का तरीका। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय गुप्त मतदान प्रणाली, ये सवाल अक्सर आता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय गुप्त मतदान प्रणाली, ये है राष्ट्रपति चुनाव का तरीका। ओके। और इसी आर्टिकल 55 में कोटे की बात भी की गई है। कोटा कितना होना है, क्या होता है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, कब चुनाव होने हैं, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता तो कितने समय बाद चुनाव होने, वगैरह वगैरह, कार्यकाल। और आर्टिकल 56 में ही पता है कि वो इस्तीफा किसको देगा इस्तीफा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत किसे देगा, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति जो है, अगर जो व्यक्ति पहले राष्ट्रपति रह चुका है वो फिर से यह पुनः चुनाव लड़ने के योग्य है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ। 61 महाभियोग का प्रोसेस। 63 अब यहाँ पर आगे हम उपराष्ट्रपति पर। आर्टिकल 63 कह रहा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 कहता है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और 65 ये कहता है कि किसी भी समय यदि राष्ट्रपति पद रिक्त है तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, उसमें क्या हैं, लघुकरण, क्षमा करना, सबसे पहले क्षमा करना, फिर लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। पूछ सकता है आपसे कि क्षमादान में कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं। आर्टिकल 74 फर्स्ट, वही राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। 75 कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसी में यह है कि सभी मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। अच्छा, जो 93वां संशोधन हुआ उसने आर्टिकल 75 में 1A जोड़ा, 93 संविधान संशोधन ने। और इस 93वें संविधान संशोधन से क्या हुआ है कि जो प्रधानमंत्री और मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद की संख्या को नियंत्रित किया गया है। उसी में आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों की कुल संख्या जो है वो निचले सदन यानी कि लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कौन सा संशोधन, 93वां संशोधन। ठीक है। 78 में राष्ट्रपति के पास जो अधिकार है सरकार से सूचना मांगने के, वो है। अब संसद के सत्र के बारे में ये है आर्टिकल 85 है कि राष्ट्रपति जिस समय चाहे और जहाँ चाहे वहाँ संसद की बैठक को बुला सकता, आह्वान कर सकता है। इसके अलावा 85 में ही सत्रावसान की पावर है राष्ट्रपति के पास, और इसी में लिखा है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है। और इसी में है आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति का अभिभाषण, एक या एक साथ दोनों सदनों में। 85 में आर्टिकल 86 संदेश भेजने की शक्ति। और आर्टिकल 111 वो जो विधेयकों को अनुमति दी जाती है, अनुमति दे या रोके, वीटो का प्रयोग करे, आर्टिकल 111 में। 123 अध्यादेश और 147 जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जाती है वो। राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 153 हर राज्य का या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। और 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। तो सेम 161 में है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ। 163 जिस तरह से आर्टिकल 74 है, ये 63, लेकिन इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि जिन कार्यों में राज्यपाल से विवेक से काम करने की अपेक्षा की जाती है उन कार्यों को छोड़ करके राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता। आर्टिकल 163। आर्टिकल 164 सीएम और अदर की नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेगा और सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और 91वें संशोधन से आर्टिकल 164 1A जुड़ा। जैसे 93वां संशोधन था केंद्र में मंत्रियों के बारे में, और 91वां संशोधन जो है इसने 164 1A जुड़ा, वो है राज्यों में मंत्रियों के बारे में। इसमें क्या है कि राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या जो होगी, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी
वो निचले सदन यानी कि विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर मंत्री प्लस सीएम अधिकतम कितने हो सकते हैं ताउसुम? छोटे राज्यों में मंत्रियों और मुख्यमंत्री दोनों की कुल संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 12% नहीं, 12, ठीक है ना? हाँ, 100 मत। आर्टिकल 167 जैसे 78 में राष्ट्रपति के पास सूचना मांगने का अधिकार है, 167 में राज्यपाल के पास सूचना मांगने का अधिकार है। आर्टिकल 165 महाधिवक्ता के बारे में है और इसकी योग्यता क्या है कि उसे हाई कोर्ट का उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? हाई कोर्ट का जज होने लायक योग्यता होनी चाहिए। इसका वेतन राज्यपाल तय करेगा। आर्टिकल 174 विधानसभा का अधिवेशन राज्यपाल बुलाएगा और विधानसभा को भंग करने की पावर राज्यपाल के पास। 174 जैसे 85 उधर संसद के बारे में, 174 विधानसभा के बारे में। आर्टिकल 175 राज्यपाल द्वारा विधायिका में भाषण देना या विधायिका को संदेश देना। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों का अनुमति और 201 अब जब वो राष्ट्रपति के लिए विधेयक रिजर्व करता है तो उसके बारे में प्रावधान जो है वो आर्टिकल 201 में है। 213 अध्यादेश आप लोग जानते ही हो। 169 169 विधान परिषद का उत्साधन या सृजन, इसकी प्रोसेस क्या आप लोग जानते हो। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा उत्साधन या सृजन किस में है? आर्टिकल 169 में। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी काम जो है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अब विधानसभा के सृजन या उत्साधन के लिए, ख़त्म करने या बनाने के लिए संसद को सामान्य बहुमत की ज़रूरत है, विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 170 कहता है कि विधानसभा में 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे और 60 से कम मेंबर नहीं होंगे। हालांकि हमारे कुछ राज्यों में जो है कि 60 से कम मेंबर भी हैं जिनकी आबादी बहुत कम है, जैसे पुदुचेरी, सिक्किम, गोवा वगैरह। तो आमतौर पर 60 से कम एमएलए नहीं होंगे और 500 से ज़्यादा एमएलए नहीं होंगे, ठीक है। विधान परिषद में क्या है? विधान परिषद की जो कुल सदस्य संख्या है वो विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी और उसमें 40 से कम मेंबर भी नहीं हो सकते। विधान परिषद में 1/3 सदस्य जो चुने जाते हैं वो एमएलए के वोट से चुने जाते हैं, यानी कि राज्य विधानसभा से चुने जाते हैं, और 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सवाल अक्सर आता है। आर्टिकल 124 का फर्स्ट कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। शुरुआत में भारत में जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें 7 सदस्य थे, लेकिन इसी में लिखा हुआ है कि समय समय पर इसमें कुल कितने जजेज होंगे इनकी संख्या संसद तय करेगी कानून बना करके। आर्टिकल 124 का फोर्थ कहता है कि जजों पर महाभियोग, जजों को अगर उनके पद से हटाना है तो महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। आर्टिकल 126 कहता है कार्यकारी चीफ, जब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ का पद खाली हो जाए तो अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ कौन बनेगा? एक तो उसका प्रोसेस है, वो जो है कॉलेजियम सिस्टम उससे चुन के आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब पद खाली है, चीफ रिटायर हो गए हैं या मृत्यु हो गई या किसी वजह से इस्तीफा दे दिया, जो भी है, जब पद खाली है तो अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? ये एकमात्र मर्जी जो है राष्ट्रपति की है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को किसी से भी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेजेंट एक्टिंग जजेस हैं उन्हीं में से उनको अपॉइंट करेगा, कहीं और से अपॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आए, मैंने लिखा है अन्य जजों में से जिसे राष्ट्रपति चाहें। आर्टिकल 127 सुप्रीम कोर्ट में तदस्थ जज चीफ द्वारा राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेकर संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह करके। इसका मतलब यह है कि कभी जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कम है तो अब कोई काम चलाऊ, तदस्थ का मतलब ही होता है काम चलाऊ या एडहॉक। सुप्रीम कोर्ट में कोई एडहॉक या तदस्थ जज नियुक्त करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति से प्री परमिशन लेनी होगी एक बार, और दूसरा वो जजों को हाई कोर्ट से बुलाएंगे तो जिस हाई कोर्ट से जज को बुला रहे हैं उस हाई कोर्ट के चीफ से भी उन्हें सलाह लेनी होगी, ठीक है ना। तो आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है और 127 सुप्रीम कोर्ट में काम चलाऊ या तदस्थ या एडहॉक जजों की नियुक्ति से संबंधित है। अब कुछ जज रिटायर हो जाते हैं। अब जब रिटायर हो जाते हैं तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा ना हो, यानी कि जज पूरा ना हो, जज पूरे ना हो, जजों की संख्या पूरी ना हो, तो रिटायर जजों को भी सुप्रीम कोर्ट में पुनः कुछ समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है। उसका जो प्रोसेस दिया गया है आर्टिकल 128 में दिया गया है। तो सेवानिवृत्त जजों की पुनः सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति ये भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं और किसकी पूर्व सहमति से? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करते हैं। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है और अभिलेख न्यायालय कौन होता है? जिसे अपने कंटेम्प्ट को पनिश करने की शक्ति मिली हुई हो। आर्टिकल 131 ये कहता है मूल अधिकारिता,
ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन या प्रारंभिक अधिकारिता। इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन से मुकदमे हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट से शुरू होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएंगे। ऐसे मुकदमे जो किसी केंद्र या एक राज्य सरकार के बीच में है, एक और केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ 2 या 2 से ज़्यादा राज्य हैं, एक तरफ केंद्र और कोई एक राज्य सरकार है उसके साथ, दूसरी तरफ कोई एक राज्य है, एक तरफ केंद्र और 2 या 2 से ज़्यादा राज्य है तो दूसरी तरफ कोई एक राज्य या 2 से ज़्यादा राज्य हैं। तो इस तरह के मुकदमे जो केवल सुप्रीम कोर्ट से शुरू होंगे उसे हम कहते हैं आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा बताता है और आर्टिकल 112 क्या कहता है कि संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि में से किए जाने वाले व्यय जो है वो बजट में अलग अलग दिखाए जाएंगे। दैट्स ऑल, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ हो रह गई है, 35 वर्ष एज मिनिमम किसकी होनी चाहिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की 35 वर्ष, और 25 वर्ष मिनिमम एज चाहिए लोकसभा का सदस्य और एमएलए बनने के लिए, और 30 वर्ष मिनिमम एज चाहिए विधान परिषद का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। थैंक यू।